अरे भैया हो गई क्या सर्विस? हाँ भाई साहब, टकाटक कर दी बाइक आपकी बिल्कुल। क्या बात है, कितने हुए इसके? कुछ ज्यादा नहीं, बस 15,000। 15,000? गाइस, क्या आप भी इसी तरीके के मिथ से परेशान है कि आप भी FZS वर्जन 4 को इसलिए नहीं कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने आपको डरा रखा है कि इसकी सर्विस बहुत महंगी है, कि भाई इन जनरल यामाहा की सर्विस बहुत महंगी होती है? तो ऐसे सारे झूठ से पर्दाफाश करने के लिए मैं आपके लिए ले आया हूं आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस, एपिसोड नंबर 8। तो भाई पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है भाई FZS वर्जन 4 के टैंक पैनल का क्या प्राइस है? ठीक है भाई, तो जो इसके साइड वाला ये पार्ट देख रहे हो ना, ग्रे वाला, इसका एक साइड का यानी एक ये इस हिस्से का, इस नॉट इंक्लूडिंग दिस, एक साइड का 1800 रुपये का प्राइस है। ठीक है, विदाउट लेबर ये इस पीस का प्राइस है। आप चेंज कराओगे, लगवाओगे तो वो अलग है। ठीक है, 1800 रुपये का एक पीस है। और उसके बाद में अगर आप ये वाला पार्ट चेंज करवाना चाहते हो तो ये समथिंग कुछ 1100 से 1200 रुपये का एक साइड का आता है। एंड जो इसके हेडलाइट के पास में यहाँ पे ये ग्रे वाला पार्ट है ना, कहाँ गया, हाँ ये वाला, ये है कुछ शायद 700 या 800 रुपये समथिंग का पीस है। ये प्रॉपर प्राइस बता रहा हूँ मैंने ये मेरे सर्विस सेंटर पे पूछा था जब मैं भी थर्ड सर्विस के गया था। तो ये है, तो अगर आप दोनों टैंक पैनल चेंज कराएंगे साइड वाले तो 3600 रुपीज़ के होंगे। दोनों ये कराओगे तो 2400-2500 रुपये के होंगे। और दोनों आगे वाले कराओगे तो कितने 1600 या 1500 रुपये के आसपास के चेंज होंगे। हाउ इज इट फॉर लेडीज़, पिलियन राइडर एंड शॉर्ट राइडर्स? भाई लेडीज़ के लिए इट इज़ गुड, आपको एरिया काफ़ी अच्छा मिलता है तो लेडीज़ आराम से बैठ सकती है। अगर वो ऐसे करके बैठती है जैसे नॉर्मली इंडिया में लेडीज़ बैठती है, अगर वो ऐसे करके बैठती है तो भी आराम से बैठ जाएगी। और अगर नॉर्मली बैठती है जैसे राइडर बैठता है तो भी आराम से बैठ जाएगी। ठीक है, फॉर शॉर्ट राइडर्स, भाई शॉर्ट राइडर्स के लिए मैं ये बोलूँगा कि थोड़ी सी ऊँची होगी। आप इसका जो सस्पेंशन है उसको एडजस्ट करा के नीचे करा लेना है एक बार। आप जब लेने से पहले कराओ, मैं एक बार उनको बोलना है यार एक बार इसको नीचे कर दो ताकि मैं बैठ के देख लूँ। क्योंकि मेरा दोस्त है जो उसकी हाइट 5'6" के आसपास है, तो वो जब इसके ऊपर बैठता है ना तो उसके पैर कुछ ऐसे करके आते हैं यूँ। ठीक है, अब मेरे तो पूरे आते हैं क्योंकि आई एम 6'1" ऑलमोस्ट, 6'1" न्यू में, और उसके 5'6" से तो उसके इतने आते हैं पैर ऐसे करके ऊपर, ऑलमोस्ट बैले डांस कर रहा होता है वो जब वो पैर रखता है नीचे। ठीक है, तो 5'6" वालों के लिए मैं कहूँगा भाई थोड़ी सी ऊँची है। बट अगर उससे भी नीचे हो आप 5'6" के नीचे, तो मैं आपको ये कहूँगा कि एक बार इसको स्टेप अप बिल्कुल नीचे करवा के देख लेना। अगर फिर भी आप नहीं आओ तो फिर भाई क्या कर सकते हैं, बट नॉर्मली भाई थोड़ी ऊंची रहेगी शॉर्ट राइडर्स के लिए। भाई FZS वर्जन 3, FZS वर्जन 3, FZS वर्जन 4 कि इंजन में कोई रिफाइनमेंट चेंज या ट्यूनिंग वगैरह में चेंज है क्या? इंजन में सब कुछ सेम ही है। भाई देखो, वर्जन 3 और वर्जन 4 में इंजन में मेन सिर्फ ये फ़र्क है कि इसके अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है। बाकी सब एवरीथिंग इज़ द सेम। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट सेम इंजन है, बस ट्रैक्शन कंट्रोल का फ़र्क है। भाई आपको FZS वर्जन 4 बाइक में फर्स्ट एड किट मिला था क्या? मुझे नहीं मिला। हाँ भाई मेरे को मिला है, वो इसी में रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई कुछ इस तरीके का अपना यामाहा का फर्स्ट एड किट दिखता है। ठीक है, और इसको आप यहाँ से ओपन करोगे तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये क्या है, ये इलास्टिक फैब्रिक समथिंग, मेरे ख्याल से गर्म पट्टी टाइप समथिंग कुछ वैसा ही है क्योंकि देखने से वही लग रहा है। अंदर आप देख सकते हो ऐसा ऑरेंज सा दिख रहा है ये। ठीक है, एंड उसके अलावा आपको एक इसके अंदर इलास्टिक टेप, एक आपको बैंडेज नहीं है, टेप है एक्चुअली, दिस इज नॉट बैंडेज, आपको टेप सी मिलती है, वो फैब्रिक वाली होती है ना वो जो लगाते हैं, वो है। उसके बाद में फिर ये क्या है, ओके दिस इज़ रोल्ड गेज, ये वो नेट वाला बैंडेज है जो वो आती है, एक ये है। देन उसके बाद में आपको इसके अंदर एक क्रीम मिलती है, दिस इज सेट्रीमाइड क्रीम्स का, ओ सॉरी, उसके बाद में आपको इसके अंदर एक ही क्रीम मिलती है स्काईलेक्सो, ये एक्सपायर्ड है क्या? 12/2025 में एक्सपायर हो जाएगी गाइस। ठीक है, एक ही क्रीम मिलती है और एक आपको इसके अंदर मिलती है अपनी बैंडेज। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ है, क्या क्या है, और ये क्या है, ये स्वॉब है समथिंग, अब्जॉर्ब कॉटन, अच्छा एक ही रहा, एक ये चीज़ मिलती है आपको, व्हाट इज दिस, क्लीनिंग के लिए है ये बेसिकली। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलती है भाई मेडिकल किट में, तो काफ़ी अच्छा सारा सामान मिलता है। और आपको क्यों नहीं मिली भाई उसका रीज़न मुझे नहीं पता, आप एक बार अपने डीलरशिप से पूछ लेना। बैक रेस्ट लगवाना है किसी का, बैक रेस्ट लगाना पड़ेगा, प्लीज़ टेल मी अबाउट बैक रेस्ट। भाई बैक रेस्ट की आपको ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि भाई काफ़ी आपकी सिटिंग पोजीशन जो है इसकी अच्छी है, आप काफ़ी सीधा बैठते हो इसके अंदर। हाँ, अगर आपको ऐसे करके चलाने का शौक है, क्योंकि आप ऐसे करके चला नहीं पाओगे क्योंकि टंकी से और इसका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है,
तो आप ऐसे ही बैठ सकते हो इसके अंदर, आप यूँ नहीं हो पाओगे। और बैक रेस्ट सबसे पीछे अगर आप लगवाना चाहो तो आप लगवा सकते हो, वो आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप ढूंढोगे अगर एक्सेसरी स्टोर में तो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में आते हैं भाई, हे ब्रो आई एम कंफ्यूज बिटवीन FZS एंड N160 में 2 ABS है एंड इसमें ओनली 1, सो इज़ द ABS इज़ दैट मच इम्पॉर्टेंट? भाई ABS मैं ये कहूँगा कि हाँ इंपॉर्टेंट तो होता है ऑब्वियसली, क्योंकि आपकी व्हील लॉकिंग में हेल्प करता है, व्हील लॉकिंग को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है वो। व्हील लॉकिंग इज़ बेसिकली जब आप ब्रेक मारते हो और आपके ब्रेक पैड जो है डिस्क से इतनी तेज़ लग जाते हैं कि वो आपके जो व्हील को है वहीं के वहीं तुरंत रोक लेते हैं, जिसकी वजह से फिर आपकी बाइक स्किड करती है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग स्लिप भी हो जाते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ इसके अंदर मेरे साथ में 2-3 बार हुई है कि भाई मैंने ब्रेक लगाया और पीछे वाला व्हील लॉक हुआ है, 2-3 बार हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगा भाई ABS इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आपको डुअल चैनल्स मिल रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है। बट इसके में अगर एक चीज़ कहूँ तो भाई इसका पीछे वाला ब्रेक जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि व्हील लॉक हर बार होए, क्योंकि 1 या 2 बार हुआ है और वो भी सिर्फ तब हुआ है जब जो रोड है वो ऐसा स्लिपरी सा रोड हो, सिर्फ तभी हुआ है मेरे साथ में मेनली। हाउ कैन आई ऐड गियर इंडिकेटर ऑन FZS वर्जन 4? भाई वैसे तो आप नहीं कर सकते, बट मैंने ऑनलाइन एक बार अमेजोन पे एक वो देखा था, या इंस्ट्रूमेंट सा समथिंग छोटा सा डिस्प्ले था उसके अंदर। अब वो अगर मुझे मिलेगा तो भाई मैं उसका आपको लिंक नीचे दे दूंगा, बट मैंने एक बार देखा था, वो अलग से इंस्ट्रूमेंट लगता है शायद समथिंग कुछ आपके जो गियर शिफ्ट जो आपका नीचे वो है पेडल उसके अंदर लगता होगा, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, मैंने बस देखा था अमेजोन पे, ठीक है। तो मैं अगर मेरे को मिल गया तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। आफ्टर लुब्रिकेशन द बाइक स्पोक्स गेट वेरी डर्टी बिकॉज ऑफ द लुब्रिकेशन, डू यू ऑल्सो फेस द सेम प्रॉब्लम? भाई अगर आप व्हील के स्पोक्स कह रहे हो तो हाँ भाई हो जाती है, बिल्कुल एकदम ऐसा काला काला सा जमा हुआ है मेरे व्हील्स के ऊपर, तो भाई ये होता है थोड़ा लुब्रिकेशन के बाद में, क्योंकि ओपन चेन सिस्टम में क्या उड़ता है लुब्रिकेशन, इसलिए ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा करा करो, क्योंकि फिर मेरे व्हील के स्पोक्स काफ़ी गंदे हो रखे हैं, तो फिर मेरे को है ना इसको उससे रबिंग अल्कोहल या किसी तो भी उससे साफ़ करना पड़ता है। अभी जैसे मैंने लुब्रिकेशन करा था उसके बाद में मैंने साफ़ नहीं करे तो अभी भी ब्लैक जमा हुआ है उसके ऊपर। वैसे तो धूल भी है बट वो लुब्रिकेशन सा भी जमा हुआ है। और अगर आप इसका जो पीछे वाला स्प्रॉकेट कह रहे हो तो भाई उसके ऊपर तो रहेगा ही, क्योंकि ऑब्वियसली लुब्रिकेशन है, उस पर चल रही है तो उस पर चिपकेगा ही वो। भाई जस्ट वन मोर क्वेश्चन, आफ्टर फर्स्ट सर्विस व्हाट हैपनिंग इज व्हाइल स्विचिंग टू सेकंड गियर फ्रॉम फर्स्ट इट गोज ऑन न्यूट्रल मोस्ट ऑफ द टाइम। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग वेदर इट इज़ माई फॉल्ट और समथिंग रॉन्ग विद द गियर बॉक्स, इज दिस नॉर्मल और आई नीड टू चेक विद देम? भाई नॉर्मल सी चीज़ है, ये होता है क्योंकि इंजन ऑयल वगैरह आपका चेंज हुआ होगा तो थोड़ी सी गाड़ी और स्मूथ होती है, तो आप हल्का सा वो करते हैं ना तो न्यूट्रल में चली जाती है, तो आपको थोड़ा सा उसको जोर से करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ में हुआ था। अब कल रात को मैं मेरे भाई को लेने गया, 1-2 बार न्यूट्रल में डल गई मेरे से, मैं हल्का सा ऊपर करा न्यूट्रल, भाई बहुत बुरा लगता है जब न्यूट्रल में डलती है गाड़ी। तो पॉइंट ये है कि आपको थोड़ा सा जोर से करना पड़ेगा, नॉर्मल सी चीज़ है, मोस्टली हर गाड़ी के साथ में हो जाता है ये। कौन से कंपनी का टायर मिलता है? भाई मेरी वाली में तो C8 के डले हुए हैं, आगे भी इसके अंदर C8 है, आगे है C8 Zoom Plus, बस Zoom Plus लिखा हुआ है, और पीछे वाले इज़ ऑल्सो, हाँ पीछे वाले भी C8 के हैं, बट मैंने बहुत सारी बाइक देखी जिसके अंदर MRF की भी है। मैंने अभी रिसेंटली जब मैं इसकी सर्विस कराने गया था तब वहाँ पे एक बाइक खड़ी थी वाइट कलर की, मैंने शूट भी करी थी जब मैं उसका वो कलर दिखा रहा था, उसके अंदर MRF के टायर डले हुए थे, और एक के मैंने देखे थे, एक के अंदर अपोलो डले हुए थे। तो एज सच वो नहीं है, लॉट पे फ़र्क पड़ता है, अलग अलग लॉट में अलग अलग टायर आते होंगे मे बी। FZS वर्जन 4 माइलेज कितना दे रही है? कुछ 35 से 40 बोल रहे हैं, कुछ 58 to 62, आप ही बताएं, बहुत कन्फ्यूज हूँ। भाई देखो सिटी में चलाओगे थोड़ा सा ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होगा तो 53-56 के आसपास दे देगी, ठीक है। और अगर इट इज़ अराउंड क्या कह सकते हैं उसको, अगर आप थोड़ा नॉर्मल ट्रैफिक में थोड़ा खाली सी सड़क पे चलाओगे तो 55 से ऊपर आराम से दे देगी, क्लोज टू 60, ठीक है। अभी मेरी वाली का कितना दिखा रहा है मैं आपको बताता हूँ। मेरी वाली में भाई फ़िलहाल अभी 53.5 का दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी कल रात को मैं गया था तो काफ़ी सिटी में चली, हालांकि खुला रोड था, बट अभी यहाँ पे जैसे हमारे शूट करने के लिए घर से तो उधर ट्रैफिक था तो थोड़ा बहुत उस वजह से ऊपर नीचे होता रहता है माइलेज। बट ये है कि आपको ऑन एन एवरेज 54 से 57 की रेंज में आपको बहुत आराम से दे देगी। 60 भी टच कर लेती है, बट जब बहुत खुला रोड हो और 40-50 की स्पीड पे एक मेंटेन 40-50 की स्पीड पे लंबे टाइम तक चले, एटलीस्ट 5-10 किलोमीटर तक के लिए, तब आपको 60 के ऊपर या 60 टच कर जाएगी। बाकी 54-57 यही रेंज रहती है इसकी। चेन स्पेयर शुड बी यूज मंथली और वीकली? ओह अच्छा, चेन स्प्रे भाई देखो 500 किलोमीटर्स पे कहते हैं वैसे तो लोग, बट अब जैसे मैं राजस्थान में रहता हूँ तो थोड़ा ड्राई एरिया ज़्यादा है, डस्ट ज़्यादा उड़ती है तो जल्दी सूख जाती है, तो मुझे जल्दी करनी पड़ती है।
अगर आप ऐसे ड्राई एरिया में रहते हैं तो मैं आपको कहूँगा हर 200-250 किलोमीटर पे कर लिया करो, बाकी नॉर्मली 500 किलोमीटर होता है। बेसिकली भाई एक बार देख लो, उंगली लगा के देख लो, अगर आपकी उंगली पे ग्रीस सी नहीं लग रही है देन आपकी चेन सूख गई है, उसको एक बार थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लो आप, ठीक है। ब्रदर, मिनरल ऑयल से सिंथेटिक पर स्विच करने पहले इंजन फ्लश करना ज़रूरी नहीं है क्या? भाई इंजन फ्लश करना ज़रूरी, देखो अगर आपका इंजन ऑयल जो है वो बहुत, मान लो कि आपने जैसे मिनरल डलवाया, ठीक है, आफ्टर मिनरल आप ऑयल चेंज कर रहे हो अराउंड 3-4 हज़ार 5,000 किलोमीटर के बाद, तो तब तक क्या इंजन ऑयल बहुत पुराना हो जाता है, तो फिर आपको फ्लश करना ज़रूरी हो जाता है वो। अब मैंने जब इसके अंदर क्या बोलते हैं उसको सिंथेटिक डाला था तब कितनी कुछ 1200 किलोमीटर ही चली थी और मेरा तेल जो है बिल्कुल साफ़ था, क्योंकि इसकी जो डिपस्टिक है मैंने उससे चेक करा था, इट वॉज एकदम क्लीन, बिल्कुल साफ़ तेल पड़ा था। तो मैं लेके आया था इसका जो इंजन फ्लश वाला वो 3M का जो सोल्यूशन आती है छोटा वाला, मेरे पापा ने मना कर दिया, कि करने की ज़रूरत नहीं है, तेल बिल्कुल साफ़ पड़ा है। देखो इंजन फ्लश इज़ बेसिकली जब आपका जो अंदर कचरा जम जाए आपके इसके अंदर। अब नया इंजन है, नए इंजन में इंजन फ्लश की ज़रूरत ही नहीं है भाई, इंजन फ्लश करते हैं 20-25 हज़ार किलोमीटर के बाद। ऑयल फिल्टर चेंज करोगे तो 1.1 लीटर इंजन ऑयल फिल करा, ऐसा यामा रेकमेंड करता है। आपने 1 लीटर ओनली फिल किया, इज़ इट ओके, प्लीज़ एडवाइज़। हाँ भाई ऐसे फ़र्क पड़ता, हालांकि मैंने तो उसमें ऑयल फिल्टर में तेल नहीं डाला था, मैं भूल गया था, ठीक है। सो हाँ, इसके अंदर वैसे तो देखो 1 लीटर से थोड़ा कम ही आता है इसके अंदर, क्योंकि 1 लीटर इसके अंदर है ना, फिर आप डिपस्टिक डालोगे तो जो फुल मार के उसके ऊपर आता है ऑयल, तो वैसे तो इसके अंदर 1 लीटर से थोड़ा कम आता है, बट अगर आप ऑयल फिल्टर चेंज करके डालोगे तो 1 लीटर के आसपास ही आएगा। ब्रदर, मेरी बाइक की 3rd सर्विस हो गई है, क्या 4th सर्विस में मुझे यामा सर्विस सेंटर से ही करवानी होगी, इज़ इट कंपलसरी? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे मोटूल सिंथेटिक इंजन ऑयल पर स्विच करना है। भाई आप नेसेसरी नहीं है, बाकी यही है कि जब तक आपकी फ्री सर्विस चल रही है मैं आपको यही कहूँगा कि आप सर्विस सेंटर पे कराओ, क्योंकि यार फिर है ना इसकी वारंटी वॉइड हो जाती है, इसके अंदर 1 साल कुछ की वारंटी आती है, ठीक है। अगर आप टाइम पे सर्विस नहीं कराओगे, बेसिकली पंच नहीं करवाओगे अपनी गाड़ी की, हाँ भाई ये मेरा सर्विस इंटरवल था, जैसे अभी मैं 3rd सर्विस के लिए इसलिए गया था क्योंकि भाई पंच करानी थी गाड़ी, क्योंकि अगर वो नहीं करता तो आगे चल के इसके कोई भी कंपोनेंट में अगर मेरे को ख़राबी आती विद इन वारंटी तो वो सीधा ये बोल देते कि जी आपने टाइम पे सर्विस नहीं कराई इसलिए ख़राब हो गया वो, तो इसलिए अब आपको उसका पूरा वो पे करना पड़ेगा, हम आपको फ्री रिप्लेसमेंट नहीं देंगे। क्योंकि वारंटी में ये रहता है भाई कि अगर कोई मैकेनिकल पार्ट में डिफेक्ट आता है तो कंपनी उसका कॉस्ट बेयर करती है, ठीक है। बट अगर आप टाइम पे सर्विस नहीं कराओगे भाई, उनको बहाना मिल जाएगा कि जी आपने सर्विस नहीं कराई इसलिए ख़राब हो गया, हमारी गलती नहीं है उसमें। तो इसलिए जब तक आपकी गाड़ी वारंटी में है तब तक तो सर्विस सेंटर से कराओ, उसके बाद में फिर आप बाहर करा लो। और आप कह रहे हो कि भाई मुझे ये मोटूल का वाला ऑयल यूज़ करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सर्विस सेंटर पे जाओ, ठीक है। आप उनको बोलो भाई इंजन ऑयल चेंज मत करना, आप मेरे को ऑयल फिल्टर अलग से दे दो, ठीक है। आप ऑयल फिल्टर ले जाओ बाहर किसी मैकेनिक से, सिर्फ तेल बदलने में क्या है, इंजन ऑयल निकालेगा ना, ऑयल फिल्टर डालेगा, ऊपर से तेल डाल देगा, बस इतना काम होता है, ठीक है। तो आप उसको बोलो इंजन ऑयल चेंज मत करना, मेरे को ऑयल फिल्टर आप वैसे दे दो अलग से, आप ले जाओ उसको, फिर जिस भी मैकेनिक से आप डलवाना चाहो या आप खुद डालो तो आप खुद डाल लेना, जैसे मैंने किया था। And what is a firmware? Do we have to keep updating them forever? Sorry for pinging you a lot. Also, you can update that from mobile. Oh, अच्छा, can you update that from mobile? अच्छा, ये उसका था वो जब इंजन लाइट आई थी। भाई देखो फर्मवेयर अपडेट जो है इट इज़ बेसिकली सॉफ्टवेयर जो आता है ना इसके अंदर बाइक का, जैसे इसके अंदर वो ECU होता है, इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट जिसको हम कहते हैं बाइक में, जिसको ट्यूनिंग वगैरह जैसे लोग कराते हैं तो उसके अंदर उसकी ट्वीकिंग कर देते हैं, उसको ट्यूनिंग कर देते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिस्टम है तो इसके अंदर भी ऑब्वियस ही बात है सॉफ्टवेयर होते हैं, अपडेट्स आते हैं इसके अंदर, तो आपको अपडेट कराना पड़ेगा। और आप उसको मोबाइल से अपडेट नहीं कर सकते, मोबाइल पे बस आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई कोई तो भी माल फंक्शन करके नोटिफिकेशन आएगा। अब वो कुछ भी हो सकता है आपका सेंसर ख़राब हो या एक बेसिक सा फॉर्मवेयर अपडेट हो, जैसा मेरे साथ हुआ था। तो डरा देती है बाइक, अगर स्पेसिफाई कर देती तो अच्छा होता, डरा देती है बहुत ज़्यादा। मेरे भाई की फटके 4 हो गई थी जब उसने कहा इंजन लाइट आ गई। भाई मेरे रियर इंडिकेटर लूज़ हो गया है जबकि मैंने बाइक को कभी भी टच नहीं कराया है, इंडिकेटर पे नट नहीं होता, अगर होता तो टाइट करवा लेता, क्या करूँ? फेविक्विक से चिपका दूँ कि इंडिकेटर, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? भाई फेविक्विक से मत चिपकाना, क्योंकि मेरा भी इंडिकेटर ढीला हो गया भाई। मैं पता है एक रोड है हमारे यहाँ पे, उसके ऊपर मैं जाता था और ऐसे मतलब पीछे से गाड़ी जब नीचे जाती थी ना टायर गड्ढे से, मैं तो भाई कुछ बजता था, मैं यार क्या बज रहा है ये, फिर देखा तो ये चीज़ बजती है, इंडिकेटर बजता है इसका पीछे वाला। राइट लेफ्ट वाला तो फिर भी ठीक है, राइट वाला इसका काफ़ी लूज सा हो रखा है, मतलब इतना नहीं कि निकल जाएगा बट थोड़ा सा लूज़ है। तो भाई इसका आप क्या कर सकते हो, देखो इसके अंदर है ना एक प्लास्टिक का पीस लगता है, अगर आपको वो सर्विस सेंटर पे मिल जाए दूसरा पार्ट तो आप वो लगवा लेना, वो वैसे सस्ता है, मेरे ख्याल से 35-40 रुपये समथिंग का आता है, जो इसके अंदर लगता है। जैसे ये जो आपकी ये वाला पार्ट है ना, इसके अंदर यहाँ पे अंदर एक ऐसी क्लिप है, तो वो इसके पीछे से ऐसे करके फिर इसको लॉक करके रखती है, तो वो धीरे धीरे चलते चलते ना प्लास्टिक एयर जगह बना लेती है, इस वजह से ये इतना हिलते हैं,
ठीक है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी है बट बाकी इस वजह से थोड़ा सा हिलते हैं। प्रो यामा एफजेडएस वर्जन 4 और एक्सट्रीम 160R 4V प्रो 2024 मॉडल। भाई हीरो के ऊपर तो भाई ऑब्वियसली आई विल ऑलवेज सजेस्ट यामा, क्योंकि रिलायबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, रिफाइनमेंट तो गजब की है यामा की, तो बढ़िया गाड़ी है भाई। हाँ, अगर आपको पावर चाहिए और थोड़ी सस्ती गाड़ी चाहिए तो फिर आप हीरो 160 के लिए चले जाओ, बट अगर आपको 160 सेगमेंट में चाहिए ना तो भाई मैं आपको एक्सट्रीम की बजाय N160 ज़्यादा रेकमेंड करूँगा, क्योंकि वो थोड़ी सी बेटर है उससे। उसका जो नया वाला मॉडल है ना, वो ब्लूटूथ वाला, वो USB फोक्स आते हैं जिसमें, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। या फिर अगर आप और बजट बढ़ा सकते हो तो MT-15 ले लीजिए। N160 है, एक्सट्रीम है, सबको पीछे छोड़ देती है। क्या सस्पेंशन को एडजस्ट करके सीट हाइट कम कर सकते हैं क्या? हाँ भाई कर सकते हैं। मैंने इसका जो बोला था आपको सर्विस सेंटर में कि इसका जो सस्पेंशन है वो लूज़ कराया है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ा है मैं आपको ये बताता हूँ भाई। एक तो जो स्विंगिंग मोशन होता है ना गाड़ी में, थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है, चलते चलते हल्की सी ऊपर नीचे होती है, अगर थोड़ा ऐसा गड्ढा आता है ना, ये यूँ होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो एकदम जर्क लगता था ना, अब वो कम हो गया है। अगर बहुत ही तेज़ स्पीड में आप एकदम शार्प गड्ढे से निकाल दो तो लगता है, बट उसकी भी भाई इंटेंसिटी काफ़ी कम हो गई है, तो अब जो पीछे बैठता है उसकी जो नितंब है काफ़ी ठीक रहते हैं और उतना पूरा झटके नहीं मारती जितना मारती थी। तो आप लूज़ करा लोगे तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है भाई। मैंने कराया है तो मेरे को तो काफ़ी बढ़िया फ़र्क पड़ा। कितना स्टेप नीचे करा था उन्होंने? हाँ, उन्होंने पूरा नीचे कर दिया इसको, ठीक है, बिल्कुल लूज़ करवा दिया था मैंने, तो अब एकदम बढ़िया हो गया सिस्टम, बहुत मस्त हो गई है बाइक, ज़्यादा झटका नहीं देती। तो अब मैं कह सकता हूँ भाई कंफर्टेबल सस्पेंशन है इसका पीछे वाला, उतना स्टिफ नहीं है, बहुत हल्का हो गया है। Hi bro, today I went one of Yamaha service center and inquired about FZS version 4 with technician working there. Their feedback is like after 10,000 km engine issues are coming. Example shaft issue and said go for MT-15 instead. Is it true? भाई देखो MT-15 में मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर लिक्विड कूल इंजन आता है, तो आपको इंजन का कूलेंट, फिर उसके अंदर आपको सिंथेटिक ही डालना है। इसके अंदर चलो आप मिनरल भी यूज़ कर सकते हो, तो वो इंजन ऑयल भी महंगा आएगा। और भाई इंजन से रिलेटेड इस इंजन में तो कोई दिक्कत नहीं आती, ये तो पक्की बात है। वैसे तो यामा की किसी में भी नहीं आती, क्योंकि बहुत टाइम से चल रहे हैं यामा, इतने टाइम से एक ही इंजन चलाया जा रहा है। हालांकि इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती। ये सेम चीज़ उन्होंने मुझे भी बोली थी जब मैं ये लेने गया था ना, मतलब ये लेने का प्लान कर रहा था मैं, और मैं मेरी स्कूटी की सर्विसिंग कराने गया था, तब वो भी ये कह रहे थे भाई FZ मत लेना, मज़ा नहीं रहा। अब वो MT लो, MT भाई उनकी सेल्स बढ़ती है, MT महंगी गाड़ी है, उन्हीं को समझा करो, बाकी वैसे भाई नहीं आती दिक्कत। सो गाइस यार आज की Q&A वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना मेरे दोस्तों के साथ में जो यामाहा FZS वर्जन 4 से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं। भाई मेरा पूरा चैनल ही FZS से भरा पड़ा है, और अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो यार मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जय महाकाल एवरीबॉडी।